रसिया यूक्रेन युद्ध के 2 वर्ष से अधिक होने को चले हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने रसिया की भी यात्रा की है और यूक्रेन की भी यात्रा की है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के यात्रा की इतनी चर्चा वैश्विक मीडिया में, वैश्विक कूटनीति के स्तर पर नहीं हुई जितनी कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा रसिया और यूक्रेन की यात्रा की हुई है। कल ही भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का यात्रा किया, जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन एंटोनियो गुटेरस का वह स्टेटमेंट जिसमें यह कहा जाना रसिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त भारत ही करवा सकता है। यह बता रहा है भारत का अंतरराष्ट्रीय महत्व। केवल अंतरराष्ट्रीय महत्व ही नहीं बता रहा है, यह बता रहा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता का कितना प्रबल दावेदार है। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग रसिया यूक्रेन वार, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि और साथ ही साथ भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, भारत का क्या अपना स्टैंड है, क्या भारत के कुछ हित भी हैं, तो वह है तो है क्या है, तो इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रसिया यूक्रेन वार के कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। बैकग्राउंड क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 ध्रुवों में बटा। एक के लीडर यूएसएसआर था, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरे का लीडर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। 2 ग्रुप थे। उसके बाद शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है, कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर का ही आउटकम रहा यूएसएसआर का डिवीजन। और इसके डिवीजन के बाद जो यूएसएसआर में इतने सारे कंट्री थे, इसका यह एरिया हुआ करता था जो आप देख पा रहे होंगे, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे कंट्री यूएसएसआर के पार्ट थे। उसके बाद यह अलग अलग कंट्री के रूप में क्या हो, यूएसएसआर से डिवीजन होकर के बाहर निकला। और उसके बाद से ही यहां पर जो इससे निकले हुए कंट्री हैं उससे और रसिया के बीच टाइम टू टाइम आपको विवाद देखने को मिलता होगा। टाइम टू टाइम बहुत सारे डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे हैं। तो इस डिस्प्यूट में एक और पॉइंट समझने का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीजों को समझेंगे आप तो देखेंगे ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के इधर के कंट्री, बेसिकली एशियन कंट्री जो है, जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है, इस कंट्री के साथ रसिया का डिस्प्यूट कम देखेंगे आप, नहीं के बराबर है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी अगर है भी तो वह नेगोशिएट होता है आपस में, जो बायलैटरल ये होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उससे यह सॉर्ट आउट करता है। लेकिन आप कैस्पियन सी के इधर के कंट्री को देखेंगे, यह भी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। यहां पे डिस्प्यूट्स के एंगल अधिक है, यहां पे जो विवाद है वह टाइम टू टाइम अधिक देखने को मिलता है। क्या है इसी विवाद में? एक विवाद अभी रिसेंटली यूक्रेन वाला चल रहा है, यह यूक्रेन वाला विवाद रिसेंटली, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिले होंगे। अब कुछ दिन पूर्व भी अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भी युद्ध हुआ। क्या था कारण, इस पे हम लोग लेटर ऑन डिस्कस, लेकिन विवाद है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। फिर आप देखेंगे यूक्रेन से अभी वार हो रहा है। एक बेलारूस कंट्री जो है वह यूएसएसआर के, रसिया के सपोर्ट में रहा है। रसिया के उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है और रूस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सिमिलरिटी रही है। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट है, इसकी फॉरेन पॉलिसी भी, इसकी डिप्लोमेसी भी रसिया के अगेंस्ट ही रहा है। तो आखिर क्या कारण है इसके अगेंस्ट रहने का? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें भी भूमिका किसकी है? यूएसए की भूमिका है। यूएसए इन सभी कंट्री के साथ अपने संबंधों को नेटो मेंबरशिप के साथ जोड़ना चाहता है, नेटो क्लब में शामिल करना चाहता है, और जो रसिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिस कारण से यह विवाद है। यह नेटो मेंबरशिप का मामला है और यह चाहता है ये सारे कंट्री हमारे क्लब में आए। जो यूएसए का क्लब है, जो पूंजीवादी राष्ट्रों का एक ग्रुप है, जो यूरोपियन कंट्रीज के क्लब हैं, बेसिकली नेटो मेंबरशिप है, उसके साथ यह जुड़े। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच विवाद का मुद्दा, तात्कालिक मुद्दा यही रहा है। तात्कालिक मुद्दा यूक्रेन के द्वारा यह कहा जाना कि नेटो मेंबरशिप में एज सुन एज, यथाशीघ्र मैं नेटो मेंबरशिप को ज्वाइन करने जा रहा हूं, और उसके अगेंस्ट जो है रूस ने नेटो के ऊपर क्या किया है? स्ट्राइक किया है। ये इसके बैकग्राउंड का एक शॉर्ट रिव्यू था। डिटेल्स में जाएंगे तो चीजें और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर का तात्कालिक कारण क्या है? नेटो मेंबरशिप। और नेटो मेंबरशिप भी क्या है? वह गुटबाजी है, विश्व के 2 गुटों में बटे होने का, एक रसिया और दूसरा यूएसए। और यूक्रेन जो है उसका जो इंक्लिनेशन है वह यूएसए के साइड है, जिस कारण से रसिया ने क्या किया है? यूक्रेन पे स्ट्राइक किया है, और 2 साल से यह युद्ध हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी
आज का जो चर्चा का विषय है हमारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें क्या भूमिका हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी रसिया भी गए हैं 1 महीना पहले और इमीडिएट यूक्रेन भी गए हैं। तो इस कारण से विश्व स्तर पे बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत सारे राजनीतिज्ञों का यह निकल के आ रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए देखते हैं न्यूज चैनल और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहता है। भारत में युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही जब हम भारत के प्रधानमंत्री रूस गए थे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कहा था जो यह टाइम जो है यह युद्ध का टाइम नहीं है, दिस इज नॉट ए टाइम फॉर वॉर। स्पष्ट शब्दों में और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो मैंने आंख में आंख डालकर पुतिन को स्पष्ट शब्दों में कहा है, दिस इज नॉट ए टाइम फॉर वॉर, यह युद्ध का समय नहीं है। तो भाई किस का समय है? यह 3D का समय है। 3D मीन्स क्या? 3D में उन्होंने यूज किया था, यह 3D है, डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है, डिप्लोमेसी का है और डायलॉग का है। मींस किसी भी समस्या का समाधान शांति से। और भारत का स्टैंड आज से 2 साल पहले जो था वही स्टैंड आज भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे भारत रूस जाए या यूक्रेन जाए। और यूक्रेन जाने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन के 2 स्थान पर विजिट किया जाना, एक महात्मा गांधी का स्टैच्यू जो पीस को ये करता है, दूसरा जो वहां पे जो बच्चों युद्ध में जो बच्चों की ये डेथ हुई है वह उस म्यूजियम में जाकर के अपनी संवेदना को प्रकट करना, जो स्पष्ट करता है भारत युद्ध में विश्वास नहीं करता है। भारत किसमें विश्वास करता है? डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी में। जो आज से 2 साल पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन के आंख में आंख डालकर, उन्होंने ही कहा आंख में आंख डालकर मैंने स्पष्ट कर दिया है, दिस इज नॉट ए टाइम फॉर वॉर। अब आइए देखते हैं कल की घटना क्या हुई है। कल की घटना में कुछ चीजें आप लोग को भी न्यूज में सुनने को मिली होंगी। रेल फोर्स 1 क्या है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर जो है ये जो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं एयर रूट से नहीं गए, क्या कारण है? इसका कोई बहुत सरप्राइजिंग कारण नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में वार हो रहा है इसलिए एयर ट्रैफिक बंद है, इसलिए उन्होंने रेल रूट को फॉलो किया। रेल रूट कहां से गया है? यह पोलैंड से गए हैं, वर्सो पोलैंड, कैपिटल ऑफ पोलैंड, वर्सो से यह कीव गए हैं बाय रेल रूट। और यह एयरफोर्स 1 जो है, यह रेल रूट जो है, यह बेसिकली बहुत ही सेफ है। यह चलता फिरता एक तरह से टैंक समझिए, या किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो है वह अपने आप को बचाने की क्षमता रखता है। इसलिए जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा हुई है यूक्रेन में ड्यूरिंग द वॉर, वह किससे हुई है? वह इसी ट्रेन से हुई है। तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी इसलिए इस ट्रेन से गए हैं। लगभग 7 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम था और बहुत सारे प्रिकॉशंस थे। ये सब न्यूज में काफी चर्चा में रहा है। तो रेल फोर्स 1 क्या है? ट्रेन है, जो जिस ट्रेन से भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन कीव गए हैं। अब निकल के मामला आता है, गए हैं तो क्या निकल के आया है, वहां जाके उन्होंने क्या किया है, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इससे कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है? आइए देखते हैं मीडिया रिपोर्ट क्या कहता है। न्यूज चैनल में इसको लेकर के क्या चर्चा चल रहा है। न्यूज चैनल में अगर आप देखेंगे तो 2 बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फिगर देखने को मिलेगा। यह है व्लादिमीर पुतिन, जिनके साथ प्रधानमंत्री गले मिल रहे हैं, और यह है जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के जब पूछा गया जर्नलिस्ट के द्वारा जयशंकर से, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है जो ये जो है ये हमारा संस्कृति है, हम गले लगाना हमारे संस्कृति का अंग है, यह कोई नया मामला नहीं। अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको गले लगाते हैं। तो यहां पे इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक मैसेज भी है, जो है हम किसी ग्रुप में नहीं, हम किसी कंट्री के साथ नहीं, हम पीस के साथ हैं, हम रसिया के साथ भी हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं। यह गले लगाया जाना और दोनों को एक साथ फ्लैश किया जाना, यह बताता है भारत का इंक्लिनेशन किसी देश के साथ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, चूंकि भारत का रूस के साथ हमेशा से ही संबंध अच्छा रहा है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में रूस हमेशा विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के भारत के साथ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में भारत के लिए यहां पे कूटनीतिक रूप से देखेंगे तो भारत ने वार को समाप्त करने की बात की है, वार में दोनों के बीच डायलॉग में मीडियोकर की बात की है, लेकिन किसी तरह का डिफेंस सपोर्ट या फिर किसी तरह की सैन्य सपोर्ट यूक्रेन को देने की बात नहीं की है। आइए इसी में एक नया दूसरा मीडिया रिपोर्ट देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट न्यूज में आप देखेंगे भारत सरकार ने
जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति को कुछ गिफ्ट भी दिया है। गिफ्ट में क्या दिया है? पीएम मोदी प्रेजेंट्स भीष्म क्यूब टू जेलेंस्की। भीष्म क्यूब क्या है इसको समझना चाहिए आपको। भीष्म क्यूब है बेसिकली यह इमरजेंसी टाइम में एक मेडिकल किट है। क्या है मेडिकल किट? इसके बारे में अगर आप देखेंगे, इसको आप मैं न्यूज के साथ ही मैं डिस्कस करना चाहूंगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन को भारत ने शुक्रवार को वह दिया जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत है। एग्जैक्टली क्योंकि वार हो रहा है, बहुत सारे कैजुअलिटी हो रहे हैं, उसके पास मेडिकल जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी उसकी बैडली रिक्वायरमेंट है, इसलिए भारत ने उसको सबसे अधिक रिक्वायर्ड, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक रिक्वायर्ड है, वह उसको उपलब्ध कराया। यह क्या है? भीष्म क्यूब, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यह चीज है कि आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा सामग्रियों का एक किट है। जो मैंने बोला, इस किट में भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, ध्यान रखिएगा, यह डेवलपिंग कंट्री को भारत के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिए जाते हैं, मेडिकल हेल्प दी जाती है, उसके लिए एक मिशन ही चलाया गया है जिसका नाम है क्या? आरोग्य मैत्री। इसी आरोग्य मैत्री के तहत यूक्रेन को भी यह सपोर्ट मिला है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है, के तहत तैयार किया गया है। इसका नाम भीष्म रखा गया है। इसमें क्या है? इसके तहत दवाइयों, मेडिसिन, जो वेंडेज, मरहम, पट्टियां होती हैं, इंजेक्शन होती है, आदि का एक छोटा 15 इंच का एक चिकित्सा पैकेट होता है, जो एक फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहां फर्स्ट एड बॉक्स होता है उससे थोड़ा बेटर होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है। इसे इस तरह के 36 छोटे किट, अगर ऐसे 36 छोटे किट को मिला दिया जाए तो उसे मदर क्यूब कहा जाता है, और 2 मदर क्यूब को मिला करके एक भीष्म क्यूब बनता है। इसी भीष्म क्यूब को भारत सरकार ने यूक्रेन को गिफ्ट किया। ध्यान रखिएगा, 36 छोटे किट को मिलाकर के मदर क्यूब और 2 मदर क्यूब को मिलाकर के एक भीष्म क्यूब, मींस 72 किट होंगे एक भीष्म क्यूब में। और कितना भीष्म क्यूब गिफ्ट किया गया है यूक्रेन को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, यह देखेंगे तो देखेंगे आप, यह किसी लगभग 4, इसमें देखेंगे 4 दिया गया है। आइए देखते हैं आगे। यह किसी आपदाग्रस्त इलाके में तत्काल इलाज शुरू किया गया। सबसे क्या आ सकता है? पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस तरह के 4 भीष्म क्यूब सौंपे हैं। तो कितने किट दिए गए हैं? 4। ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड है। भारत ने यूक्रेन का भी समर्थन किया है, लेकिन जैसे अमेरिका जाता है, अमेरिका कहता है मैं आपको ये सैन्य सामग्री दूंगा, जर्मनी जाता है ये सैन्य सामग्री दूंगा, ये डिफेंस आर्टिलरीज दूंगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं। यह दिखाता है भारत का क्या स्टैंड है, भारत किस ओर जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री का यह भी कहा जाना, बार बार रिपीट किया जाना, भारत, मैं ऐसे देश से आया हूं जो बुद्ध और महात्मा का देश है, यह बताता है भारत शांति के साथ है। भारत सरकार का यह भी कहा जाना, मैं तटस्थ नहीं हूं, मैं इसमें शामिल हूं, लेकिन किस स्टैंड के साथ? पीस स्टैंड के साथ, शांति के साथ। तो भारत सरकार का यह गिफ्ट अपने आप में एक मैसेज है। भारत जो है यूक्रेन के साथ भी संबंधों को किस डायरेक्शन में देख रहा है और किस डायरेक्शन में दे रहा है। आइए देखते हैं कुछ और मीडिया रिपोर्ट को क्या कह रहा है यह मीडिया रिपोर्ट। इस मीडिया रिपोर्ट में देखेंगे ये श्रद्धांजलि है जो कि वहां पे जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो डेथ हुई है युद्ध में, उसको लेकर के जो म्यूजियम बनाया गया, वहीं पे भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। और काफी हमारे प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए थे इस मामले में, यहां पर आपको देखने को मिला होगा। और साथ ही साथ यहां पर जेलेंस्की का क्या स्टैंड था इन सब चीजों को लेकर के, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, यूक्रेन से भारत के 4 करार हुए हैं। यह 4 करार कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में हैं? यह है आपको कृषि क्षेत्र में है, दवा क्षेत्र में है, और जो सांस्कृतिक ये होगा, एक्सचेंज होगा, उसको लेकर के है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और मेडिसिन। एग्रीकल्चर और मेडिसिन के क्षेत्र में जो भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि यूक्रेन में वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो वहां के सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोलैप्स हैं, तो कृषिगत गतिविधि को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत के श्रमिक की मांग वहां अधिक होगी। भारत को लेकर के भारत के पास इसको लेकर के एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारत में वहां पे भारत इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। साथ ही साथ वहां पे बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहे हैं, आधारभूत संरचना का डिस्ट्रक्शन हुआ है, बिल्डिंग गिरे हैं, इमारतें गिरी हैं, उसमें भी भारत, उसके डेवलपमेंट में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
फिर मेडिसिन, फार्मा इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का अपना एक स्टेटस है, अपना भारतीय फार्मा इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना रखा है। तो ऐसे कंडीशन में, युद्ध की परिस्थिति में ऐसे फार्मा इंडस्ट्रीज से वहां पे सपोर्ट की जा सकती है, इसको लेकर के समझौता हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां आप देख पा रहे होंगे जो भारत को लेकर के यह अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन में जो रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो उससे भारत के एक्सपोर्ट जो है अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरा एग्रीमेंट फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि भारत भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी भारत में वहां संभावना है, रोजगार सृजन की संभावना है, इन्वेस्टमेंट होगा और भारत के एक्सपोर्ट वैल्यूज बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत के लिए वह करना है। भारत अगर डिफेंस आर्टिलरी सप्लाई नहीं कर रहा, रक्षा से गैर रक्षात्मक चीजों, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, उसको लेकर के भी भारत अपना स्टैंड रख रहा है, तो भारत के एक्सपोर्ट और बायलैटरल रिलेशन में वृद्धि होगी और भारत के एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही अब जेलेंस्की का क्या स्टैंड है, उनका क्या कहना है, क्योंकि भारत जो है, जैसे रसिया यूक्रेन वार हुआ तो ऐसा कहा था भारत पहले 1% मात्र जो है वह रसिया से पेट्रोलियम आयात कर रहा था। जेलेंस्की का यह स्टेटमेंट है, जो बिफोर द वार भारत रूस से पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा था मात्र 1% था, और आफ्टर वार कितना हो गया है, 40% हो गया है, 40%। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यही कहना है, जो भारत रसिया से तेल आयात बंद कर दे, केवल न्यूट्रल होने से काम नहीं चलेगा, केवल बैलेंसिंग से काम नहीं चलेगा। उनका स्पष्ट कहना है, जो भारत को यूक्रेन का साइड लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे यूक्रेन के सॉवरेनिटी को चुनौती है। भारत हमेशा सभी राष्ट्र के संप्रभुता का सम्मान करता है, इसलिए भारत को इमीडिएट रूस से जो पेट्रोलियम का आयात भारत कर रहा है, उस आयात को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। यह तो अपने आप में ही मुश्किल है, क्योंकि भारत वर्तमान समय में रूस से पेट्रोलियम आयात ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह इंडियन करेंसी पे पेट्रोलियम दे रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जेलेंस्की का यह स्टैंड है। अब इन सब चीजों के बाद आप देख पा रहे होंगे, मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वह रसिया भी गए और यूक्रेन भी गए, और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंटिन्यूअस लोकतंत्र है, विश्व में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे अधिक पॉपुलस कंट्री है। इतना शक्तिशाली देश, जो दोनों ही जो युद्धग्रस्त देश है, दोनों देश का यात्रा करना और दोनों देश के साथ समान के आधार पर बातचीत करना, यह बताता है भारत के भूसामरिक महत्व को, साथ ही साथ पीस मेंटेन में, शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा बहुत सारे कूटनीतिज्ञों ने, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी कहा है, लेकिन ऐसा कहना अभी इमीडिएट काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा सकती है। अब भारत के इस यूक्रेन दौरा का संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी बहुत तवज्जो दिया जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कहा जाना, जो प्रधानमंत्री मोदी से यह उम्मीद की जा सकती है, भारत से यह उम्मीद की जा सकती है, रूस यूक्रेन के बीच जो पिछले 2 साल से युद्ध हो रहा है उसको समाप्त कराया जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी मिडोकर की भूमिका निभाए तो। क्यों? क्योंकि भारत का संबंध रूस से अच्छा है, रूस के साथ हमारे बायलैटरल संबंध विश्व के प्राय सभी देशों की तुलना में काफी क्लोज है, और भारत की भूमिका रही है रूस के अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल में, और रूस की भूमिका रही है भारत के अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल में। इसलिए भारत चाहे तो रूस और यूक्रेन को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, लेकिन सभी का अपना अपना स्टैंड है, सभी के अपने अपने नेशन फर्स्ट की भूमिका होती है। तो भारत भी अपने नेशन इंटरेस्ट से, जैसे पेट्रोलियम आयात की बात कर रहा है, जेलेंस्की इसको अपोज कर रहा है, तो भारत अपने नेशन इंटरेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात है, मेडिसिनल एग्रीमेंट हुआ है, उन सब चीजों में भारत यूक्रेन को समर्थन देने को तैयार है। तो यह रूस और यूक्रेन का एक छोटा सा जो अभी मामला चल रहा है उसको लेकर के आप लोगों का डिमांड था। तो यह एक छोटा सा वीडियो है जिसमें चीज़ों को शायद बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके साथ ही इस को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी तो उसके ऊपर भी जरूर आप लोगों को एक इस तरह से चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।